नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वस्त्रोपयोगी रेशों की प्राथमिक विशेषताओं के बारे में। ये चैप्टर बीए पार्ट 2 के पेपर सेकंड क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम वस्त्र बनाने के लिए जो भी रेशे काम में आते हैं उनकी कुछ प्राथमिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी वस्त्रोपयोगी रेशों और उनके आवश्यक प्राथमिक गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और रेशों को उनके प्राथमिक गुणों के आधार पर विशिष्ट उपयोग के लिए चयन किया जाना संभव हो सकेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वस्त्रोपयोगी रेशे होते क्या हैं। कोई भी टेक्सटाइल या वस्त्र यानी कि कपड़ा, इसका जो मूल तत्व है वो रेशा है। कोई भी कपड़ा रेशे से ही बना होता है, चाहे वो रेशे से डायरेक्टली बना हो या फिर पहले रेशे को धागे में परिवर्तित किया गया हो और उसके बाद धागे से कपड़ा बनाया गया हो। तो रेशा बाल की तरह दिखाई देता है, काफ़ी लंबा और पतला, फिलामेंट जैसा, तार जैसा होता है। मतलब इसकी जो भी चौड़ाई है वो इसकी लंबाई के अनुपात में बहुत कम होती है। और इसमें कुछ और विशेषताएं भी होती हैं, जैसे इसकी लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए कि इसको स्पिन किया जा सके, काफ़ी मजबूत होना चाहिए लेकिन साथ ही साथ लचीला भी होना चाहिए, अनम्य होना चाहिए, मुड़ सके कहीं भी, सूक्ष्म हो, समरूप हो। इस तरह के गुण होना रेशे के अंदर आवश्यक है ताकि उसकी कताई यानी स्पिनिंग करके उसको धागे में परिवर्तित किया जा सके और फिर उस धागे से वस्त्र का निर्माण किया जा सके और उसको परिधान निर्माण के लिए यानी गारमेंट्स बनाने के लिए जो कपड़े हम पहनते हैं उनके लिए भी काम में लिया जा सके। सभी वस्त्र रेशों के बने होते हैं, लेकिन सभी तरह के वस्त्र सभी तरह के रेशे हैं वो वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते, ठीक नहीं होते। जैसे अपन देखते हैं भेड़ के या बकरी के बाल हैं, ये ऊनी रेशे हैं जो कि धागा बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं और लचीले भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बालों से वस्त्र क्यों नहीं बनाते, या मनुष्य के बालों का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? दरअसल हमारे बालों में ये गुण होते ही नहीं, ना तो ये बहुत लचीले होते हैं और ना ही इनमें इतनी मजबूती होती है कि इनकी कताई की जा सके या इनसे कपड़े का, वस्त्र का निर्माण किया जा सके। तो इसीलिए, या फिर मक्के के रेशे आपने देखे होंगे, वो भी बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें इतनी मजबूती होती ही नहीं है कि उनसे वस्त्र का निर्माण किया जा सके। वस्त्रोपयोगी रेशे यानी जो वस्त्र निर्माण के उपयोग में आने वाले रेशे हैं, उनमें धागा बनाने के लिए या फिर सीधे ही वस्त्र बनाने के लिए विशेषताएं होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि वो बहुत मजबूत हों, इतने मजबूत हों कि धागा बनाते समय या वस्त्र बनाते समय टूटे नहीं, उनका आकार और आकृति बिगड़े नहीं, उसको वो बरकरार रखें, बनाए रखें। वस्त्र या धागा बनाने के लिए उनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है, एक दूसरे के साथ लपेटा जाता है। तो उस लपेटने की प्रक्रिया के लिए उसमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रत्यास्थता यानी खिंचने की क्षमता भी होनी चाहिए, और कम से कम रेशे की लंबाई 5 मिलीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर हो, ताकि उनको एक दूसरे के समानांतर रख करके और आपस में ट्विस्ट किया जा सके और फिर उनकी कताई यानी स्पिनिंग की जा सके, जिससे धागों का निर्माण हो। वस्त्रोपयोगी जो रेशे होते हैं वो बहुत अलग अलग स्रोत से मिलते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, उसमें भी कई तरह के हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक रॉ मटेरियल से, कच्चे पदार्थों से बनाए जाते हैं, कुछ बिल्कुल ही संश्लेषित पदार्थों से या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग स्रोतों से मिलने के कारण उनके गुण भी बहुत अलग अलग होते हैं। उनका कलर अलग हो सकता है, स्पर्श करने पर यानी उनका टेक्सचर अलग हो सकता है, आकार, आकृति, मजबूती, ये सभी बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं। वस्त्रोपयोगी रेशों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनका प्रभाव हमेशा
उनसे जो भी वस्त्र बना रहे हैं या जो भी हम परिधान बना रहे हैं उनके ऊपर, उनकी विशेषताओं पर पड़ता है। और कपड़े में या परिधान में जो विशेषताएं होगी उसी के अनुरूप उनका अंतिम उपयोग या एंड यूज़ किया जाएगा। उसको वास्तव में किस काम में लेना है ये भी निर्भर करता है कि परिधान के लिए जो वस्त्र हम काम में ले रहे हैं या जो रेशा हम काम में ले रहे हैं उसमें क्या भौतिक विशेषताएं हैं और क्या रासायनिक विशेषताएं हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो कितने टिकाऊ होंगे, कितने लंबे समय तक चलेंगे, कितने मजबूत होंगे, किस तरह से काम उनसे किया जाएगा, ये सभी चीज़ें यानी उनका उपयोग, कार्य संपादन और प्रदर्शन, ये सभी रेशे के गुणों पर, रेशे की विशेषताओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक रेशा अपनी विशिष्टताओं के कारण विशेष प्रकार के वस्त्र में परिवर्तित और परिलक्षित होता है। जैसे अगर रेशे में गर्माहट की प्रवृत्ति है तो उस तरह के रेशों को गर्म कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाएगा। कुछ ऐसे रेशे होते हैं जिन पर रंग अच्छे चढ़ते हैं, पक्के चढ़ते हैं, तो उन्हें ऐसे वस्त्रों के लिए काम में लिया जाएगा जिनमें पानी का उपयोग ज़्यादा हो। कुछ वस्त्र जो ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत होते हैं उनको अपहोल्स्टरी, फर्निशिंग्स जैसे चादर, पर्दे, इन सब के लिए काम में लिया जाता है। और जो आरामदायक वस्त्र होते हैं उनको पहनने के लिए काम में लिया जाता है। किस तरह का उपयोग है, कपड़े को किस आवश्यकता के लिए हम खरीद रहे हैं, कहाँ पर उसको काम में लेना है, क्या उसका उपयोग किया जाएगा, इसके हिसाब से हम कैसे वस्त्र को चयन करें, कैसा रेशा उसका हो, ये सब जानने के लिए या सही तरीके से चयन करने के लिए हमें वस्त्रोपयोगी रेशों की विशेषताओं की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तभी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से सही कपड़े का चयन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। और इन चयन का आधार बनते हैं वस्त्रोपयोगी रेशों के प्राथमिक गुण और द्वितीयक गुण। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राथमिक गुण क्या हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो रेशों को वस्त्रोपयोगी या वस्त्र निर्माण के काम के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं। मतलब जिनके बिना वस्त्र का निर्माण हो ही नहीं सकता, रेशे से धागे का निर्माण नहीं हो सकता या फिर रेशे से वस्त्र का निर्माण हो ही नहीं सकता, वो प्राथमिक या आवश्यक विशेषताएं या गुण यानी एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके बिना निर्माण तो हो सकता है वस्त्र का या धागे का, लेकिन कुछ खास बात नहीं होती या कुछ विशेष गुण डाले जाने चाहिए, होने चाहिए, या फिर वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए इस तरह की अगर कोई विशेषताएं हैं जिनकी वजह से वस्त्र सुंदर बनता है या उसमें कुछ विशेष गुण आ जाते हैं, वो द्वितीयक विशेषताएं कहलाती हैं या सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ये नॉन एसेंशियल हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन हों तो कुछ न कुछ खास गुण या खासियत उस वस्त्र में जरूर डाल देते हैं। वस्त्रोपयोगी रेशों की प्राथमिक विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये प्राथमिक विशेषताएं हैं: संतोषजनक लंबाई, पर्याप्त मजबूती, लचीलापन, परस्पर सटने की क्षमता और समरूपता। सबसे पहले पढ़ेंगे संतोषजनक लंबाई यानी सेटिस्फैक्ट्री लेंथ। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मानदंड किसी भी रेशे से वस्त्र बनाने के लिए जो ज़रूरी है वो है उसकी पर्याप्त लंबाई या संतोषजनक लंबाई। हमेशा जब भी रेशे से धागों का निर्माण करना है तो उसके लिए उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बहुत अधिक होना चाहिए, व्यास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब रेशे की मोटाई तो बहुत कम हो और लंबाई बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए और इसके होने से ही रेशे आपस में बंध करके रह सकेंगे, एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट होकर रह सकेंगे और एक मजबूत पक्का धागा या कपड़ा बनाना संभव होगा। अगर लंबाई कम है तो फिर ये संभव नहीं हो सकेगा कि हम उस रेशे से धागा बनाएं या फिर वस्त्र बनाएं। अगर रेशे कम लंबे होंगे तो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ नहीं सकेंगे और जैसे ही उन पर कोई भी प्रेशर लगेगा वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
एक अच्छा धागा बनाने के लिए, लंबा धागा बनाने के लिए रेशों की लंबाई और व्यास का जो अनुपात है वो 100:1 होना चाहिए। यानी अगर 1 मिलीमीटर मोटा रेशा है तो उसकी लंबाई कम से कम 100 मिलीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अभी जो हम वस्त्र उद्योग में जिन रेशों को मूल रूप से काम में ले रहे हैं या ज़्यादातर काम में लेते हैं, उनमें ये अनुपात 1000:1 यानी 1000:1 होता है या इससे भी ज़्यादा होता है। तो जो भी रेशों से हम धागे बनाते हैं या वस्त्र बनाते हैं वो काफ़ी अच्छी मजबूती वाले होते हैं। कुछ प्राकृतिक रेशे हैं जिनकी लंबाई में व्यास का अनुपात, जैसे कपास का है 1400, 1400, ऊन का 3000, रेशम का 33 × 10⁻⁶, लिनन 1200 और रेमी का 3000। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि लिनन और कपास काफ़ी मोटे रेशे हैं, जबकि रेशम बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक सूक्ष्म किस्म का रेशा है और इससे बहुत फाइन टेक्सटाइल्स बनाना संभव है। जबकि कपास और लिनन से बनने वाले कपड़े कंपैरेटिवली मोटे होंगे, थोड़े से मोटे रहेंगे। जैसे जैसे रेशों की लंबाई बढ़ती है, यानी जितना ज़्यादा लंबा रेशा होगा उनकी आपस में ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो अच्छे से सेट हो जाते हैं और इस प्रकार से जो भी धागा बनता है उसकी स्लिपेज के प्रति अवरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। यानी एक दूसरे के ऊपर स्लिप होना या एक दूसरे से अलग हटने की क्षमता का विरोध भी बढ़ जाता है। जितना अधिक लंबा और सूक्ष्म रेशा होगा, बनने वाला धागा उतना ही मजबूत भी होगा और सूक्ष्म यानी बारीक या फाइन भी होगा। जब दो रेशों को मिला करके, अलग अलग तरह के कोई भी दो रेशे, उनकी अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं या मिलाते हैं और उससे धागा बनाते हैं तो वो दोनों तरह के रेशे एक समान लंबाई के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने एक बहुत लंबा रेशा ले लिया और दूसरा रेशा बहुत ही छोटा है, तो ऐसे में अच्छा धागा नहीं बन पाएगा। उनकी लंबाई बराबर कर देनी चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक रेशों की लंबाई आमतौर पर कम होती है और मानवकृत रेशों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इन दोनों की ब्लेंडिंग करनी है या इन दोनों को मिलाकर के कोई धागा बनाना है तो उसके लिए पहले मानवकृत रेशों को छोटे छोटे रेशों में काट लिया जाता है। पहले उनको छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया जाता है और इनको कहा जाता है स्टेपल। जो भी छोटे रेशे होते हैं उनको स्टेपल फाइबर कहते हैं। तो जो भी सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स हैं उनको पहले काट लेते हैं और प्राकृतिक रेशों के बराबर लंबाई कर लेते हैं और उसके बाद ही उनकी ब्लेंडिंग की जाती है। वस्त्रोपयोगी रेशों को उनकी लंबाई के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, स्टेपल रेशे और फिलामेंट्स। पहला है स्टेपल रेशे। जिन रेशों की लंबाई कम होती है तुलनात्मक रूप से, यानी 4 इंच तक होती है, उनको स्टेपल रेशे कहा जाता है। और इस कैटेगरी में आते हैं कपास, ऊन, जूट आदि। ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो छोटे स्टेपल फाइबर यानी छोटे स्टेपल रेशे जिनकी लंबाई 2 इंच तक ही हो, और लंबे स्टेपल रेशे जिनकी लंबाई 2 इंच से 4 इंच तक हो। छोटे स्टेपल रेशे के अंदर कपास का रेशा आता है और रेशम के अलावा सभी प्राकृतिक रेशे लंबे स्टेपल फाइबर में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जो कपास का रेशा है वो तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन रेशम बहुत बड़ा होता है तो वो स्टेपल की कैटेगरी में ही नहीं आता है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं स्टेपल रेशे जो हैं उनसे बनने वाले जो धागे हैं उनके अंदर छोटे छोटे रोए निकले होते हैं, इसीलिए वो बहुत मजबूत नहीं बन पाते। जबकि फिलामेंट्स जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है या निरंतर चलते रहने वाली होती है वो फिलामेंट्स कहलाते हैं। जितने भी मानवकृत रेशे हैं या संश्लेषित रेशे हैं उनको फिलामेंट के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ हमारी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। जितना मोटा चाहें, जितना लंबा चाहें हम उन्हें बना सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें आर्टिफिशियली बना रहे हैं, कृत्रिम रूप से बना रहे हैं। लेकिन जब भी हमें इन्हें दूसरे रेशों के साथ मिलाना है, प्राकृतिक रेशों के या स्टेपल रेशों के साथ में, तो हम उन्हें काट करके स्टेपल बना सकते हैं।
तो फिलामेंट्स को तो हम स्टेपल फाइबर की तरह से काम में ले सकते हैं, लेकिन कभी भी स्टेपल फाइबर को फिलामेंट की तरह काम नहीं ले सकते, क्योंकि छोटे छोटे रेशों को जोड़ करके तो लंबा रेशा नहीं बनाया जा सकता, जबकि बड़े लंबे रेशे को काट करके छोटे छोटे रेशे बनाए जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रेशम, सिर्फ रेशम ही एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो फिलामेंट्स की कैटेगरी में आता है। बाकी सभी सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स ही हैं जिनको हम फिलामेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरी विशेषता है पर्याप्त मजबूती और तनन क्षमता, एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड टेनेसिटी। ये दूसरा महत्वपूर्ण गुण है और बनने वाले वस्त्र की टिकाऊपन और चलने की क्षमता और उसकी मजबूती का निर्धारक होता है। जो भी रेशे से वस्त्र बनेगा वो कितना मजबूत होगा, कितने लंबे समय तक चलेगा, यानी कितना टिकाऊ होगा, ये निर्भर करता है कि उसको बनाने वाला रेशा कितना मजबूत है, उसकी क्या कैपेसिटी है। जब भी कोई कपड़े का निर्माण होता है, वस्त्र का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया में वो करघे पर है, चाहे आप वीविंग मशीन से बना रहे हैं, निटिंग मशीन से बना रहे हैं, किसी भी प्रक्रिया से वस्त्र बने, उस पर बहुत अधिक रगड़ भी होती है। धागों को खींच करके भी रखना पड़ता है, तान करके रखना पड़ता है, तो तनाव भी बहुत सारा है। खिंचाव की वजह से दबाव बढ़ जाता है। जब उनकी इंटरलेसिंग कराते हैं तो आपस में घर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी तरह के तनाव, दबाव, घर्षण को सहन करना पड़ता है। अगर रेशा इन सभी चीज़ों को सहन कर सकेगा तभी उससे वस्त्र बन सकता है, मजबूत और टिकाऊ वस्त्र। अन्यथा बहुत जल्दी से वो रेशा धागा बन कर के भी टूट जाएगा, या धागे से वस्त्र निर्माण से पहले ही धागा अगर टूट जाएगा तो कपड़े में बीच में छेद हो जाएंगे या उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। रेशे के ऊपर लगने वाले किसी भी तरह के तनाव, दबाव और खिंचाव का प्रतिरोध करने की क्षमता, यानी उसका विरोध करने की क्षमता, कि उसको सहन कर सके या उसका विरोध कर सके, ये क्षमता कहलाती है रेशे की मजबूती। और टूटने से ठीक पहले कि कोई भी रेशा कितना तनाव सहन कर सकता है, कितना अपने आप को खींच सकता है, तान सकता है, ये कहलाती है उसकी तनन क्षमता यानी टेनेसिटी। रेशे की मजबूती उसके अकेले के लिए हो सकती है या उसके पूरे बंच के लिए, जिससे कि धागा बनाना है, हम किसी भी रूप में इसको नाप सकते हैं। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान रेशों और धागों को कई तरह की यांत्रिक क्रियाएं भी उन पर होती हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, हमने धागा बनाने के लिए रेशों का गुच्छा है, उसको लपेट रखा है, वो पूरी तरह से खिंच रहा है। फिर जैसे ही ये तकली या चरखा घूमेंगे तो उसके साथ साथ में रेशों को भी आप घूमना पड़ेगा और उनमें खिंचाव भी होगा। तो ऐसे यांत्रिक प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं और कई तरह के केमिकल्स का भी इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, तो रासायनिक प्रक्रिया भी हो सकती हैं। उन सबको सहन करने के की जो उसकी क्षमता है ताकि अच्छा एक मजबूत वस्त्र बन सके, ये योग्यता तनन क्षमता कहलाती है। तनाव सामर्थ्य का की जो फॉर्मूला है उसमें है तनाव सामर्थ्य इज इक्वल टू टूट का भार डिवाइडेड बाय प्रति इकाई लंबाई का भार। मतलब रेशे की जो भी यूनिट है उसका कितना भार है, लेकिन टूटने से पहले वो कितना भार सहन कर सकता है। तो टूटने से पहले सहन करने योग्य भार का प्रति इकाई लंबाई भार के साथ जो भी अनुपात है वो उसकी तनाव सामर्थ्य कहलाती है। और इस सामर्थ्य को पाउंड प्रति वर्ग इंच के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि मजबूती के लिए जो इकाई काम में लेते हैं वो ग्राम प्रति डेनियर होती है। जब भी वस्त्र उद्योग में किसी रेशे का उपयोग किया जाए तो उसकी मजबूती कम से कम 1 ग्राम प्रति डेनियर होनी चाहिए, तभी उससे सही तरीके से वस्त्र बन सकेगा। विभिन्न उपयोगों के लिए वस्त्र का टिकाऊ होना आवश्यक है और टिकाऊपन के लिए वस्त्र का मजबूत होना ज़रूरी है। वस्त्र की मजबूती सीधे तौर पर उसके अवयव रेशों की मजबूती पर निर्भर करती है। अलग अलग रेशों की मजबूती अलग अलग होती है और मजबूत रेशे से ध्यान रखिएगा एक अच्छी लंबाई और मजबूती का धागा बन सकेगा। और इसी प्रकार अगर धागा मजबूत बना है मजबूत रेशों के कारण, तो उससे बनने वाला वस्त्र भी मजबूत बन सकेगा।
कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिनको अगर गीला किया जाए तो वो अधिक मजबूत हो जाते हैं। जैसे कपास का रेशा है, आप कितनी भी देर भिगो दें पानी में, उसकी मजबूती बढ़ जाती है, इसीलिए वो ख़राब नहीं होते। जबकि कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो गीला होने पर मजबूती को खो देते हैं, जैसे ऊनी और रेशमी। ये प्रोटीन से बने रेशे हैं और प्रोटीन भीगने पर कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए कभी भी धुलाई करते समय ऊनी और रेशमी कपड़ों को लंबे समय तक पानी में भिगो करके नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिन पर पानी का या भीगने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनकी मजबूती पर ये रेशे नॉर्मली जो संश्लेषित रेशे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स या फिलामेंट्स, इन पर भीगने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी मजबूती जैसी है वैसी ही रहती है। तीसरा गुण है लचीलापन और नमनीयता, यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लायबिलिटी। लचीलेपन का अर्थ है मुड़ने में सुविधा या आसानी या आकार बदलने में आसानी। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया होती है या रेशों से धागा बनाया जाता है तो उनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे से इंटरलेसिंग भी की जाती है। तो इन सभी प्रक्रियाओं में, और जब हम इनको पहनते हैं उपयोग में लेने के दौरान भी, जब हमने इन्हें पहना है तो हमारे शरीर की गतिविधियों के साथ साथ, बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ वस्त्र का आकार भी बदलता है। तो अगर रेशे में खिंचने की क्षमता नहीं होगी, लचीलापन नहीं होगा, तो वो उस स्थान पर जहाँ भी उस पर प्रेशर पड़ रहा है वहाँ से टूट जाएगा या फट जाएगा। तो इसीलिए ये गुण बहुत आवश्यक है कि वस्त्र बनाया जा सके किसी भी रेशे से। जो रेशे लचीले होते हैं वो आसानी से एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट होकर के धागा बना लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो भी सिलाई के लिए हम धागे इस्तेमाल करते हैं या रस्सियाँ होती हैं, उन सभी में हम रेशों को ट्विस्ट करते हैं, और अगर लचीले होंगे तभी वो एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट कर पाएंगे। और लचीलापन उनको सभी दिशाओं में गति करने में सहायक होता है, जिससे इनको विभिन्न प्रकार के उपयोगों में काम में लिया जा सकता है। जैसे आपने इलास्टिक देखे होंगे, या कई व्हीकल्स होते हैं जिनकी सीट बेल्ट्स होती हैं, या जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं स्किन टाइट और फ्लेक्सिबल ड्रेसेस, कि जिस भी तरह का साइज़ हो उसके ऊपर सेट हो जाएं, जितना भी हम उन्हें खींचना या मोड़ना चाहें खींच जाएं। किसी भी वस्त्रोपयोगी रेशे में नमनीयता यानी प्लायबिलिटी का, यानी झुकने मुड़ने का गुण होना भी बेहद आवश्यक है, ताकि वह कताई, बुनाई या वस्त्र निर्माण की अन्य प्रक्रियाओं और वस्त्र के उपयोग में आने के दौरान इस पर पड़ने वाले किसी भी प्रकार के दबाव या घर्षण को सहन कर सके। यह उसके मोड़ने यानी क्रीज बनाने के समय रेशों को या धागों को टूटने से रोकता है। नमनीयता जो होती है, जब भी हम कपड़े को फोल्ड करते हैं या मोड़ते हैं तो उस समय पर जो क्रीज बनती है, क्रीज बनने पर वो रेशा अगर टूट जाएगा तो फिर वो वस्त्र खराब हो जाएगा। नमनीयता उसको टूटने से रोकती है और वस्त्र को खराब होने से बचाती है। यदि रेशा लचीला होगा तो उस पर आप किसी भी तरह का बल लगा दीजिए, जैसे आप नीचे वाले रेशों में देख रहे हैं। एक बार तो उनका स्वरूप बिगड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने बल हटाया तो वो फिर से अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। और ये लचीलापन कपड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि पहनने के दौरान या उपयोग करने के दौरान वस्त्र का मूल स्वरूप और आकार नष्ट नहीं हो जाए, वो एज इट इज़ बना ही रहे। लेकिन अगर लचीलापन ज़्यादा होता है तो इससे कुछ नुकसान भी है। बाहरी जो भी पदार्थ हैं, बाहर से धूल मिट्टी के कण हो सकते हैं, किसी भी तरह की गंदगी, वो इनसे जल्दी चिपक जाते हैं और रोएं की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर रेशा लचीला नहीं है, कड़क ज़्यादा है, तो वस्त्र निर्माण में समस्या आती है। विशेष रूप से पहनने के वस्त्रों यानी परिधानों के लिए ऐसे रेशों को काम में नहीं लिया जा सकता, जैसे ग्लास फाइबर या मेटेलिक फाइबर्स यानी धात्विक रेशे। ये इतने कड़े होते हैं कि इनको हम मोड़ नहीं सकते, और इसीलिए अपने गारमेंट्स के लिए काम में इन्हें नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कोहेसिवनेस या परस्पर सटने की क्षमता। ये विशेष रूप से धागे का निर्माण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कताई करते हैं या रेशों को एक दूसरे के साथ में रख करके और फिर उनमें ट्विस्टिंग की जाती है,
तो उस समय पर वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएं, जुड़ जाएं या बॉन्ड बना लें। ये क्षमता ही कोहेसिवनेस या सटने की क्षमता कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका होने का कारण है उनकी ऊपरी सतह कैसी है, उसकी क्या भौतिक विशेषताएं हैं, उसके आकार कैसा है और उसकी जो बाह्य आकृति है वो किस तरह की है, उसकी सतह पर क्या क्या टेक्सचर्स बने हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि फिलामेंट्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फिलामेंट्स नॉर्मली चिकने होते हैं पर वो इतने लंबे होते हैं कि उनको एक साथ रख के अगर ट्विस्ट कर दिया जाए या ट्विस्ट नहीं भी किया जाए तो भी वो एक दूसरे के साथ में चिपके हुए रहते हैं। लेकिन अगर स्टेपल फाइबर्स की हम बात करें तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं और अगर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा सा भी दबाव या तनाव लगने पर, खिंचाव होने पर वो स्लिप हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अगर रेशा नरम है तो उसमें सटने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन अगर रेशा कड़ा हो तो सटने की क्षमता कम होती है। जैसे अब हम यहाँ इन इमेजेस की सहायता से देखते हैं। कपास है, ठीक है, सबसे पहला रेशा कपास का, जिसमें आप देख रहे हैं जैसे कि किसी रिबन को ट्विस्ट कर दिया जाए। रिबन को ट्विस्ट करने पर उसमें जिस तरह की ऐंठन होती है, उन्हें उस तरह की ऐंठन ही कपास के रेशे में होती है और इन ऐंठन को कहा जाता है कन्वर्जेंस। तो ये जो प्राकृतिक ऐंठन है, इसके कारण जब ये बहुत सारे रेशों को हम एक दूसरे के साथ रखते हैं तो ये कन्वर्जेंस एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं। इसी तरीके से आप ऊनी रेशे के ऊपर देख रहे हैं, इसमें सतह पर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको कहा जाता है स्केल्स। ये छोटे छोटे रोएं जैसी संरचनाएं हैं, स्केल्स। ये जब भी ऊनी रेशों को एक दूसरे के साथ हम रखते हैं और ट्विस्ट करवाते हैं तो बाल एक दूसरे के अंदर यानी स्केल्स एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं और उलझ करके परमानेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं, ये रेशम का रेशा है। रेशम के जो बहुत सारे रेशों का बंडल है, इसकी सतह पर एक गोंद होता है। रेशम की जो स्ट्रक्चर है ये फाइब्रिन प्रोटीन का बना है और इसके साथ में इसके ऊपर सेरिसिन नाम का गोंद थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमा हुआ होता है। तो जब भी हम इन फिलामेंट्स को एक दूसरे के साथ में रखते हैं तो सेरिसिन गोंद के कारण ये आपस में चिपक जाते हैं और अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से आप फ्लैक्स या लिनन पर देखेंगे तो जैसे आपने गन्ना देखा है, इसकी संरचना उस तरह की होती है। थोड़ी थोड़ी दूर पर उभरी हुई गांठें होती हैं। इन गांठों को नोड्स कहा जाता है और इसके बीच के स्थान को इंटरनोड। तो जब भी हम इनको एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट करते हैं तो जो नोड्स हैं वो इंटरनोड्स के बीच बीच में फंस जाते हैं और इस तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इन सभी संरचनाओं के कारण ये रेशे एक दूसरे के साथ घर्षण इनका होता है और उसके बाद इंटरलॉक होकर के आपस में चिपक जाते हैं या सट जाते हैं। और इन पर कितना भी बल लगाया जाए और खींच लिया जाए तो भी ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। संश्लेषित जो रेशे होते हैं उनमें परस्पर सटने की क्षमता नहीं होती। उनको हम किन्हीं केमिकल्स की सहायता से एक दूसरे के साथ में जोड़ करके रखते हैं, या फिर दूसरा जो तरीका है यांत्रिक विधि, उसमें हम उनमें कई तरह के क्रिम्स या कर्ल्स या कॉइल्स या फिर लूप्स डालते हैं ताकि जो उनकी सतह चिकनी है उस चिकनी सतह को खुरदुरा बना सके और उनकी कोहेशन को यानी परस्पर सटने की क्षमता को बढ़ा सकें। प्राथमिक गुणों में आखिरी गुण है समरूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। समरूपता का अभिप्राय है रेशों का उनकी पूरी लंबाई में एक समान मोटाई का या व्यास का होना, यानी जितने भी वो लंबे हैं उस पूरी लंबाई में मोटाई हर जगह पर एक सी हो। ऐसा नहीं हो कि रेशा कहीं से पतला हो और कहीं से मोटा, क्योंकि अगर असमरूप रेशा होगा, कहीं से मोटा और कहीं से पतला, तो उससे बनने वाले धागे भी असमरूप होंगे और इसके परिणाम स्वरूप जो भी वस्त्र बनेगा वो भी कहीं पर मोटा और कहीं पर पतला हो सकता है और इसके साथ साथ ही मजबूती भी कम हो जाती है। समरूप रेशों से बने धागे अपनी पूरी लंबाई में एक समान मोटाई के बनते हैं, जैसा आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, और उसी प्रकार से मजबूत भी होते हैं।
प्रमुख प्राकृतिक रेशों जैसे कपास और ऊन में समरूपता के गुण का अभाव होता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं रेशा कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला है, तो इसी तरीके से उनसे बनने वाले धागे भी कहीं मोटे और कहीं पतले होते हैं। जबकि नीचे वाली इमेज में आप देख सकते हैं जो भी मानवकृत रेशे हैं वो पूर्ण रूप से समरूप होते हैं, पूरी लंबाई में उनकी एक समान मोटाई या व्यास होता है। और इसका कारण यही है कि हम इन्हें आर्टिफिशियली बना रहे हैं, कृत्रिम रूप से बना रहे हैं, तो इसको कितना लंबा बनाना है और कितना मोटा बनाना है, किस कलर का बनाना है, ये सब कुछ हमारी ज़रूरत पर निर्भर करता है। असमरूप होने के कारण प्राकृतिक रेशे तुलनात्मक रूप से कम मजबूत भी होते हैं, अनियमित आकार के भी होते हैं और इसीलिए उनसे बनने वाले धागे भी इसी प्रकार के होते हैं। जबकि समरूप रेशों से जो धागे बनते हैं वो धागे चिकने, समरूप और अधिक मजबूत होते हैं और इसीलिए उनसे बनने वाले वस्त्र भी अधिक समरूप, सुंदर, आकर्षक, चिकनी सतह वाले और मजबूत होते हैं। इन सभी गुणों का अध्ययन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि सभी वस्त्र रेशों के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के रेशे वस्त्र निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होते। वस्त्रोपयोगी रेशों में धागा बनाने के लायक या फिर सीधे ही वस्त्र बनाने के योग्य आवश्यक विशेषताएं होनी ही चाहिए और ये आवश्यक या प्राथमिक विशेषताएं हैं संतोषजनक लंबाई, पर्याप्त मजबूती, लचीलापन, परस्पर सटने की क्षमता और समरूपता। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चंस करने हैं अपनी कॉपी में वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, वस्त्रोपयोगी रेशों के प्राथमिक और द्वितीयक गुण क्या होते हैं। नंबर 2, सभी रेशों से वस्त्र क्यों नहीं बनाए जा सकते। नंबर 3, वस्त्रोपयोगी रेशों की प्राथमिक या आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 4, वस्त्रोपयोगी रेशों को उनकी लंबाई के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 5, परस्पर सटने की क्षमता को सचित्र समझाइए। नंबर 6, वस्त्रोपयोगी रेशों में पर्याप्त मजबूती होना क्यों आवश्यक है। ये जो भी इमेजेस ली गई हैं गूगल इमेजेस से ली गई हैं और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी क्लास ग्रुप का आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उसमें मेरा नंबर है, तो वो अपनी समस्याएं भी रखें, प्रश्नों के उत्तर भी भेजें। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।